आपकी किताब काफी बेहतरीन है, जीते जी इलाहाबाद। तो ये किताब लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि इलाहाबाद में मैंने जीवन के 30 साल निकाले हैं। ओके। और जीते जी इलाहाबाद, ये कि इलाहाबाद में रहते हुए हमने वहाँ के लेखकों का जीवन देखा। इलाहाबाद में मैं भी रहा हूँ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये बहुत छात्र खुशी हूँ। की बात है। तो मैम, देखा जाता है कि वहाँ पे कोई भी चौराहे पे कोई भी चाय लेके वहाँ पे शायर बनते हैं, बहस हो जाती है। बिल्कुल। तो इलाहाबाद में ही मैंने देखा विचारों का आदान प्रदान। और इलाहाबाद के अंदर एक लोकतंत्र जो है, सबसे बड़ी चीज कि आप दुश्मन भी हैं, आप दूसरी विचारधारा के भी हैं, संवाद बंद नहीं होता कभी। बिल्कुल। और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या कहना, एक से एक विद्वान वहाँ पर। तो इलाहाबाद में आपको आम आदमी मिलता, वो भी एक अनोखा है। और इलाहाबाद में खास आदमी जो मिलता, वो भी अनोखा। तो मुझे इलाहाबाद एक तो मुझे बहुत आता है। जहाँ 30 साल अपने बिता दिए, जब वहाँ पहुँचे तो क्या 28-29 साल के थे। और वहाँ से जब निकले हैं तो रिटायर हो चुके थे। अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात की, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इत्तेफाक से मेरा प्रवेश एक अध्यापक के रूप में नहीं हो पाया। अच्छा। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गरिमा से मैं परिचित थे। जयदेव नारायण शाही थे, बच्चन जी पढ़े वहाँ आते थे। महादेवी वर्मा भी वहाँ महादेवी वर्मा यूनिवर्सिटी में नहीं थी, वो प्रयाग मल्ल्या विद्यापीठ में थी। आपको कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, अभी जैसे अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए हैं। जिस जमाने में महादेवी वर्मा ने नारी विमर्श उठाया, आज के लेखक क्या उठाएंगे लेखिकाएं? बिल्कुल। अभी आप गाजियाबाद में रहते हैं, दिल्ली। इलाहाबाद को कभी मिस करती हैं? तो रात के 10 बजे में जब सो जाते थे ना, तब मैं बैठ के लिखती थी। आज आपके तरह बहुत लोग लेखक बनना चाहते हैं, लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो क्या गलतियां करते हैं आपको लगता है? जो लेखक बनने के लिए पढ़ना चाहिए। आप अंत में यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार, टॉक्स विद शुभम के एक नए पॉडकास्ट में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट में कई सारे बेहतरीन गेस्ट आए, लेकिन आज के जो गेस्ट हैं हमारे साथ, वो काफी खास गेस्ट। अभी हमारे साथ बैठी हुए ममता कालिया मैम, जो एक बहुत बेहतरीन लेखक है और कई अवार्ड से ये सम्मानित हो चुके हैं। तो मैम से जानेंगे कि इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं और इन्होंने जो किताब लिखी है जीते जी इलाहाबाद, उसके बारे में ये क्या सोचती है और उनकी प्रेरणा इनको कहाँ से मिली। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मैम, आपकी किताब काफी बेहतरीन है, जीते जी इलाहाबाद। तो ये किताब लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? किताब की प्रेरणा तो शहर इलाहाबाद से मिली, क्योंकि इलाहाबाद में मैंने जीवन के 30 साल निकाले हैं। ओके। और वो साल जो कि बहुत युवा उम्र के होते हैं, जब हम संघर्ष करते हैं और अपने को सफल सिद्ध करने के लिए बहुत जोड़ तोड़ और बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं इलाहाबाद जब पहुंची, तब तक मेरी कोई भी किताब छपी नहीं थी, लेकिन मेरी कविताएं और कहानियां मैगजीन्स में छपती थी। धर्मयुग में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, कादम्बिनी में, ये सब होता था। नौकरी मेरे पास हर जगह रही, मुंबई में भी मेरे पास थी, दिल्ली में भी थी मेरे पास। और जब मैं इलाहाबाद गई तो इलाहाबाद में भी मुझे तुरंत मिल गई नौकरी। इलाहाबाद में भी प्रिंसिपल हो गई है कॉलेज की। तो आप ये देखें कि कई स्तरों पर मेरे पास काम करने के लिए मैदान था, खुला मैदान था, है ना। और जीते जी इलाहाबाद, ये कि इलाहाबाद में रहते हुए हमने वहाँ के लेखकों का जीवन देखा, और वो हमारे साथी बनते गए। और ये कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि कोई हमसे सीनियर है उम्र में तो वो हमसे बात नहीं करेगा। इलाहाबाद में एक लोकतंत्र है। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज संवाद बंदी होता है। हमसे छोटे लोग भी आते थे, कनिष्ठ उम्र में, और वो भी हमसे बात करते थे। छात्र हैं, वो अपनी रचना लेकर आते थे और बैठ जाते थे सुनाने के लिए। हम लोग सब बैठे हुए सुन रहे हैं। इसी तरह जो वरिष्ठ है वो अपने घर में गोष्ठी करते थे, वहाँ हम जाकर सुनाते थे अपनी रचना। तो इलाहाबाद में ही मैंने देखा विचारों का आदान प्रदान। और इलाहाबाद के अंदर एक लोकतंत्र जो है, सबसे बड़ी चीज कि आप दुश्मन भी हैं, आप दूसरी विचारधारा के भी हैं, संवाद बंद नहीं होता कभी। बिल्कुल। अब वहाँ देखिए, एक रिक्शे वाले के अंदर भी ना एक एटीट्यूड होता है। सबसे बड़ी चीज तुमने ये देखा होगा। अगर कभी जाओ दुकान पे, अगर लेकर कुंभ में भी दुकान लेकर कोई आदमी बैठा हुआ है ना, तो वो भी जो है कहेगा हाँ जी ठीक है, हमने तो सब कुछ गंगा माई के ऊपर छोड़ दिया है, वैसा कहेगा। भले वो किसी भी जाति का हो, वैसा कहेगा।
तो ये जो बात है, और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या कहना, हाँ। एक से एक विद्वान वहां पर। तो इलाहाबाद में आपको आम आदमी मिलता है, वो भी एक अनोखा है, हाँ, और इलाहाबाद में खास आदमी जो मिलता है वो भी अनोखा है। बिल्कुल। तो मुझे इसलिए लगा कि ये एक ऐसा शहर है हाँ, जो आपकी रगों तक जाता है बिल्कुल। और आपके रक्त मज्जा में शामिल हो जाता है। और वहाँ तो बात कीजिए, आप किसी से बात कीजिए, आप अपने कॉलेज की चपरासिन से भी बात कीजिए, तो वो भी ये कहेगी कि काहे गुस्सा करते हो, इतना महंगा आटा खाते हो, गुस्सा काहे करते हो। कितनी बड़ी बात है ये, बिल्कुल। ये कहना कि भी दुर्लभ आटा आप खा रहे हो, इतना बड़ा गुस्सा कर रहे हो हमारे ऊपर। तो ये हर एक व्यक्ति के अंदर मैंने देखा वहाँ एक दृष्टिकोण है। बिल्कुल। तो मुझे इलाहाबाद एक तो याद बहुत आता है, जहाँ 30 साल अपने बिता दिए, बिल्कुल। जब वहाँ पहुंचे तो क्या 28-29 साल के थे, हाँ। और वहां से जब निकले हैं तो रिटायर हो चुके थे हम, हम्म। है ना। तो इलाहाबाद जो है वो हमारी रगों में समा गया, और सारी किताबें वहाँ लिखी गई, अच्छी किताबें जितनी भी थी सब वहाँ लिखी हमने, और वहाँ सब लिखते थे। हाँ, वहाँ हमारे साथ ज्ञान रंजन थे, दूरनाथ सिंह थे, और सतीश जमाली थे, सत्य प्रकाश मिश्र थे, मार्कंडे जी थे, अमरकांत जी थे, सीनियर लोगों में है कि शेखर जोशी थे। किसका नाम ले किसका छोड़े, शाही स्मृतियानी वहाँ से विकल्प निकालते थे। तो वहाँ पूरा एक संसार था हमारे पास, और सीनियर लोगों में उपेंद्र नाथ इतनी बढ़ावा देते थे लिखने के लिए। वो कहते थे क्यों टाइम वेस्ट करती हो, अपना बैठ के लिखो। हाँ, बिल्कुल। तो उनसे गाइडेंस मिलती थी हम लोग को, वो हमेशा लिखते मिलते थे, जब उनके घर जाइए वो लिखते मिलते थे हमेशा। तो उससे हमें एक शिक्षा मिलती थी, प्रेरणा मिलती थी। प्रेरणा वहीं से मिली कि भाई इस उम्र के हैं, हमसे तो वो 20 साल बड़े थे, लेकिन वो हमें देखते थे, हमेशा काम करते मिलते थे। तो हमें लगता था कि भाई समय वेस्ट करना पाप है, अपराध है ना। और आज भी मेरी दोपहर में सोने की आदत नहीं है। तो मेरे पिता भी बहुत नाराज होते थे, मेरे पिता बड़े कर्मठ आदमी थे, विद्वान थे, उनका भी मेरे ऊपर बहुत असर है। तो मैं ये देखती हूँ कि ये सारी चीजें मिलकर मेरे व्यक्तित्व को बनाने में इलाहाबाद ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसलिए जीते जी इलाहाबाद मैंने लिखा। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद ना होता मेरे जीवन में तो शायद मैं इतनी गंभीर लेखक ना बनती, मैं इतनी गंभीरता से न लेती लेखन को। मैम, इलाहाबाद में मैं भी रहा हूँ, और इलाहाबादी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। की बात है। हाँ। तो मैम देखा जाता है कि वहाँ पे कोई भी चौराहे पे कोई भी चाय लेके वहाँ पे शायर बनते हैं, बहस हो जाती है। बिल्कुल। तो मैम लल्ला चुंगी, हाँ, लल्ला चुंगी हो गए, कटरा हो गया, तो ये सब जगह पे लोग वहाँ पे अभी भी चाय लेके शायर बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। मैम अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात की, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था। जी। और आप काफी समय वहां भी बिताए हैं। तो मैम वो उस समय के दौर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आपके माध्यम से जानना चाहूंगे, कैसा था उस समय का इलाहाबाद विश्वविद्यालय? अब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में केवल आमंत्रित वक्ता के रूप में गई हूँ, या किसी गोष्ठी में शामिल होने के लिए गई हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इत्तेफाक से मेरा प्रवेश एक अध्यापक के रूप में नहीं हो पाया। अच्छा। 2-3 बार ऐसा मौका आया, लेकिन किसी और का अपॉइंटमेंट हो गया उसमें। वहाँ पर एक पत्रकारिता विभाग खुलने वाला था, लेकिन मेरे पास पत्रकारिता की कोई डिग्री नहीं थी, और जिसको रखा उन्होंने उसके पास भी डिग्री नहीं थी। लेकिन उन्होंने, वो हिंदी वाला था, तो उन्होंने उसको प्रेफरेंस दिया, है ना। और मैं तो इंग्लिश वाली थी, तो मेरा सब्जेक्ट जो था उसका चयन नहीं हुआ। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गरिमा से मैं परिचित थी, क्योंकि इलाहाबाद में देखिए एक से एक नवरत्न रहे हैं। आप फिराक साहब वहाँ पर थे, इंग्लिश के प्रोफेसर थे, उर्दू में लिखते थे। वहाँ पर आप समझिए कि विजय देव नारायण शाही थे, वो कविताएं लिखते थे, लेकिन ऐसे संसोपा के लीडर थे, है ना। फिर वहाँ पर आप समझिए कि बच्चन जी पढ़े, वहाँ पढ़ाते थे, और उन्होंने मधुशाला लिखी, और उन्होंने अपनी आत्मकथा 5 खंडों में लिखी। बिल्कुल, है ना। तो इलाहाबाद में गैलेक्सी थी। गोपी कृष्ण गोपेश थे, बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे। महादेवी वर्मा यूनिवर्सिटी में नहीं थी, वो प्रयाग महिला विद्यापीठ में थी, लेकिन वो बहुत सम्मानित थी, है ना। और उन्होंने एक से एक, उन्होंने जिस जमाने में महादेवी वर्मा ने नारी विमर्श उठाया, आज के लेखक क्या उठाएंगे, लेखिकाएं। बिल्कुल। उन्होंने उस समय श्रृंखला की कड़ियों में लिख दिया कि हम न तुमसे पुरुष थे, ना तो हम चाहते हैं गुलामी, और ना हम उसे अपने सिर पर बैठने का अधिकार देते हैं। हम उससे वही मांग रहे जो हमारा अधिकार है।
उन्होंने ये कहा। बिल्कुल। तो महादेवी वर्मा वहाँ थी, कुछ समय सुभद्रा देवी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान थी वहाँ पर। बिल्कुल। तो एक से एक वहाँ तो गैलेक्सी रही है लेखकों की, और सारी शैलेश मटियानी का सारा संघर्ष हमने देखा। पत्रकारिता भी करते थे, एक से एक कहानियां भी लिखी उन्होंने। श्रीपत राय और अमृत राय, प्रेमचंद के दोनों बेटे वहाँ पे रहते थे, दोनों से हमारा संवाद था। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, किस शहर में मिलेगा? बिल्कुल मैम, अभी आप गाजियाबाद में परमानेंटली रह रहे हैं, क्या कभी आपको लगता है कि काश मैं इलाहाबाद में रहती तो और ज्यादा अच्छा लगता? इलाहाबाद को कभी मिस करती हैं? नहीं, मुझे लगता है शुभम कि इलाहाबाद थोड़ा बदल भी रहा है। हाँ। ऐसा है कि जो हम अपनी यादों में संजो कर लाए हैं इलाहाबाद, वो एक बेशकीमती खजाने की तरह है। बिल्कुल। और आज इलाहाबाद में जाते हैं हम तो कोचिंग सेंटरों ने इतनी ऊंची ऊंची अट्टालिका खोल ली है, डॉक्टरों ने इतने बड़े बड़े अस्पताल बना लिए हैं, वकीलों ने इतनी बड़ी बड़ी अपनी रिहाइशें बना ली हैं। तो आप ये देखिए वहाँ अब बहुत कामयाब लोग रहने लगे हैं। हम तो नाकामयाब लोगों का ढेर था, लेखक थे हम लोग, और क्या थे। वहाँ से आप इतने अब बड़े लेवल पे पहुंची हैं, इतने उच्च स्तर पे, आपको कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अभी जैसे अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं, तो वो अवार्ड मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है। ये लगता है कि अब कम से कम लापरवाही से न लिखे, बेपरवाही से न लिखे, और लिखे तो कम से कम जो लिखा है उसे एक कदम आगे जाकर लिखे। ये एक जिम्मेदारी महसूस होती है। और ये बहुत अच्छा लगता है जब आपकी उम्र के बच्चे किताब पढ़ के आते हैं, तो ये इसका मतलब कि अभी किताबें पढ़ी जा रही हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के आने से किताबों की हानि होगी, किताब नहीं पढ़ी जाएगी। और मेरे सामने दो बच्चे बैठे हैं और दोनों पढ़कर आए हैं किताब, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी और उत्साह की बात है। बिल्कुल मैम, अभी आपने ये किताब पढ़ने की बात की, आज के युवा कोई लेखक बनना नहीं चाहता, या तो कोई IAS IPS और वो बनना चाह रहा है, तो आपको ऐसा क्या लगा कि हाँ कवि के क्षेत्र में ही जाना चाहिए? आप क्या इंस्पायर किया, या क्या रीजन रहा है इसका? लेखन को मैंने हमेशा रात 10 बजे के बाद की गतिविधि बनाया, क्योंकि मैं जानती थी घर में मुझे समय नहीं मिलता, कॉलेज में मुझे समय नहीं मिलता, तो रात के 10 बजे में जब सब सो जाते थे ना, तब मैं बैठ के लिखती थी। और अभी तक मेरी वही आदत है। आज जो मैं पूरा दिन आप लोग के साथ बिता रही हूँ, मेरा कोई समय नष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मैं रात के 10 बजे के बाद लिखूंगी। अच्छा। तो मेरे बिस्तर पर डायरी हमेशा पड़ी रहती है, कागज हमेशा पड़े रहते हैं मेरे बिस्तर पर। तो मुझे जब मन होता है रात के 3 बजे भी उठ के लिख लेती हूँ मैं। तो मेरा देखा जाए तो पूरा का पूरा जो मेरा सेटअप है, वो पूरा एक लेखक का ही सेटअप है। और मैं जानती हूँ कि जैसे अश्क जी जो थे, जब उन्हें नींद आती थी तो उन्होंने एक ऊंचा डेस्क बनवाया था, वो खड़े होकर लिखते थे कि नींद ना आ जाए। बिल्कुल। और मैं आज भी सोचती हूँ कि मैं खड़े होकर लिखने वाला डेस्क खरीदूं, क्योंकि मुझे वो सारी बातें याद आती हैं कि लोग कितनी मेहनत करते थे एक जमाने में, कि इस तरह से करके वो लिखते थे। और समझे कि कितनी मेहनत करके उन्होंने किताबें लिखी। अगर उनके पास इतनी 100 किताबें थी तो उसके पीछे उनकी मेहनत थी। बिल्कुल। और लेखक को शायद कभी भी विश्राम नहीं करना चाहिए। लेखक कभी रिटायर नहीं होता है, जैसे कभी डॉक्टर रिटायर नहीं होते हैं, वकील रिटायर नहीं होते हैं, इसी तरह लेखक का प्रोफेशन है। वोकेशन कह लीजिए, प्रोफेशन कह लीजिए, लेकिन लेखक कभी रिटायर नहीं होता है, क्योंकि हमारा दिमाग तो दिन पे दिन प्रखर होता जा रहा है। बिल्कुल। हम तो लगातार सोच रहे, नई समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं, और उन चीजों को समझना चाहते हैं जिनको अभी तक नहीं समझ। जैसे टेक्नोलॉजी मुझे हराती है, टेक्नोलॉजी मुझे डराती भी है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी को पूरा समझती नहीं हूँ। लेकिन मेरी कोशिश रहती है जब मुझे कोई युवा मिलता है, मैं 1-2 बातें सीख लेती हूँ उससे। बिल्कुल। है ना? तो ये चीजें जो है ना, ये बड़ी एक्साइटिंग है कि आप इस उम्र में भी सीख भी रहे हैं, गलतियां भी कर रहे हैं, सुधार भी रहे हैं उसको। तो मुझे ये दुनिया भी बड़ी दिलचस्प लगती है। बिल्कुल मैम, जैसे अभी कहा जाता है कि अगर जब तक आप सीख रहे हो तब तक आप जीवित हो, अगर आप सीखना बंद कर दिए तो आपके जीवन की कोई कीमत नहीं है। आज आपकी तरह बहुत लोग लेखक बनना चाहते हैं, लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो क्या गलतियां करते हैं आपको लगता है? देखो, सबसे पहले तो लेखक बनने के लिए शुभम पढ़ना चाहिए। हमने ना जाने कितने मास्टर्स पढ़े। बचपन में 12 साल की उम्र से पिता ने कहा ये सब पढ़ो, तो तोल्स्टॉय भी पढ़ा, दोस्तोयेव्स्की भी पढ़ा, गोगोल भी पढ़ा, और अमेरिकन राइटर्स भी पढ़े, ब्रिटिश राइटर्स पढ़े, T.S. एलियट को याद किया। तो आप सोचिए कि जब नहीं समझ में आते थे तब भी पढ़े हमने, और धीरे धीरे वो समझ आने लगे। फिर सेकंड टाइम जब पढ़े तो फिर समझ में आने लगे।
है ना। तो सारा विश्व साहित्य जो है वो हमारे गले के नीचे 20-22 साल की उम्र तक उतार दिया गया, क्योंकि मेरे इसमें मुझे बहुत फायदा मिला अपने परिवार का, क्योंकि मेरे पिता बहुत बड़े विद्वान थे, इंग्लिश और हिंदी दोनों के। मेरे चाचा बहुत बड़े कवि थे, भारत भूषण अग्रवाल, अच्छा अच्छा, है ना, सगे चाचा मेरे। तो वो सारा दिन मेरे अंदर खुराक पिलाते रहते थे। वो अपने बच्चों को साहित्यकार नहीं बना पाए। और मैं हमेशा कहती थी चाची से, अपनी चाची से कहती थी कि देखो चाचा जी की असली वारिस मैं हूँ। तो बहुत डर जाती थी, वो सोचती थी कहीं रुपए पैसे न मांग ले। वो कहती तुम कैसे वारिस बन जाओगी? तो मैंने कहा देखो वो लिखते हैं ना, मैं लिखने में ही उनको वो करूंगी, उनको टक्कर दूंगी। मैंने कहा मैं उन्हीं की तरह लिखूंगी। और उस समय चाचा जी मुझे कहते थे देखो तुम लिखो और पढ़ो, लिखो और पढ़ो। ये बात नहीं मानी मैंने उनकी। मैं लिखती थी और 20 पैसे के लिफाफे में अपनी रचना डाल के बुक पोस्ट कर देती थी। अच्छा। और आज तक ना कभी वापस आई और ना कभी खोई। अच्छा। हर बार छप जाती थी। अच्छा। इंदौर में जब मैं थी और जब मैं बीए में पार्ट 1 में थी, तब आप देखिए कि कई बार ऐसा होता था कि 3 समाचार पत्र थे वहाँ, तीनों में मेरी रचना एक ही हफ्ते में छपती थी। अच्छा। इतनी मैं कविताएं लिखती थी उस समय। पहले मैं कवि थी, बहुत कविताएं लिखी मैंने, बहुत कविताएं लिखी मैंने। उसके बाद में धीरे धीरे कहानियां लिखने लगी। तो ये सारा आपका जो निर्माण वाला काल होता है ना, उसमें ये बहुत मैटर करता है कि आपने कितनी लंबी रेस के लिए अपनी तैयारी की। तो हमने तो ये तैयारी बहुत की और ये भी नहीं सोचा कि हर चीज जो लिखे वो छप जाए। एक लिखने का भी एक सुख होता है, बिल्कुल। उसकी खुशी होती है। आप एक पेज भी लिख लेते ना तो उस दिन मुझे लगता है आज सार्थक दिन है। और अगर मैं किसी दिन कुछ नहीं लिखती ना, उस दिन को मैं कहती हूँ पशु दिन। पशुओं की तरह क्या है, खाया पिया सो गए, बिल्कुल, उसको मैं पशु दिन कहती हूँ। मैम आप अंत में यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आज के युवा को, अगर आपकी तरफ कोई बनना चाहे? मैं यही कहूंगी युवाओं को कि जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, नई वाली हिंदी में लिख रहे हैं, जो पढ़े जा रहे हैं, खूब उनकी किताबें बिक रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, शाबाशी की बात है। लेकिन उन्हें थोड़ा मास्टर्स को पढ़ना चाहिए ताकि उन्हें पता रहे, वो समय नष्ट ना करें। और जहां तक पहुंच चुके वो लोग उससे अलहदा कुछ लिखे, आप उससे आगे का लिखे। आज दुनिया इतनी बहुरंगी हो गई है, इसके बारे में लिखे, अपने जीवन के बारे में लिखे। और ये कंडेम करना बंद करे, अरे उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने क्या लिखा, अरे पहले पढ़ो तो सही। बिल्कुल। शेक्सपियर ने क्या लिखा, अज्ञे जी क्या लिख के चले गए, जयेंद्र कुमार ने क्या लिखा, प्रेमचंद ने क्या लिखा। प्रेमचंद को गाली देने का आजकल फैशन बना हुआ है। पहले आप प्रेमचंद के लेवल तक पहुंचिए तो सही, तब गाली दीजिए। गाली देने का अधिकार उसको है जिसने उतना पहले सीख लिया। मैं ये मानती हूँ कि नई पीढ़ी को सबसे पहले तो खूब पढ़ना चाहिए। और जब लिखे सोच समझ के लिखना चाहिए, ये मान के चलना चाहिए कि उनसे बेहतर बहुत लोग लिख रहे होंगे। अभी अपने को हमेशा पहलवान नहीं समझना चाहिए। लेखन में पहलवानी काम नहीं आती। लेखन में विनम्रता और थोड़ा सा असमंजस ये काम आता है। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, मैम की बातों को जरूर फॉलो करिएगा। मैम ने बहुत अच्छी बातें बताई। अगर आप लेखन क्षेत्र में बहुत आगे जाना चाह रहे हैं, और मैम की जो किताबें हैं जीते जी इलाहाबाद, उसे जरूर पढ़िएगा। और अमेजोन से और जो भी साइट होंगे मैम की बुक जहाँ से आप खरीद सकते हैं, आप उनको जरूर खरीद के पढ़िए एक बार। काफ़ी बेहतरीन बुक है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके मैम की किताब को खरीद सकते हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैम के साथ जो अनुभव हम लोग आज काफ़ी देर मैम से बात की, बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे लगा कि आज सच में कोई इंसान महान क्यों बनते हैं, और उनके विचारों से, उनके व्यवहारों से तो काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, आज आपके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। धन्यवाद। और इसी तरीके से आप लोगों को इंस्पायर करते रहिए, आपसे प्रेरणा मिलती रही। मेरा आशीर्वाद है युवा पीढ़ी को और तुम्हें। थैंक यू सो मच मैम।